हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जरूर जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि 1906 में जो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना है वह आपके किए थे विनायक दामोदर सावरकर जी। जी हाँ दोस्तों, इनको याद रखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर जी जो है वह लंदन में 1906 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो देखिए, इसमें संस्थापक पूछा गया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो है कि विनायक दामोदर जो सावरकर जी हैं, यही जो है कि अभिनव भारत के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में लंदन में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह आपका है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग है उसने अपना वार्षिक अधिवेशन कब से जो है कि नियमित रूप से प्रारंभ किया? तो देखिए, यह जो प्रश्न है आपका, इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए 1916, 1919, 1924 और 1925, इसमें जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए जो ऑप्शन माना गया है बीपीएससी द्वारा यह 1925 माना गया है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुई थी 1906 ईस्वी में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1906 में भी इसका अधिवेशन हुआ, फिर 1907 में भी इसका अधिवेशन कराची में हुआ तथा 1908 में इसका अमृतसर में अधिवेशन हुआ। और उसके उपरांत जो है कि मुस्लिम लीग ने जो है कि देश के विभिन्न शहरों में अपना जो है वह अधिवेशन लगातार करती रही थी। लेकिन इसमें जो बीपीएससी द्वारा आंसर माना गया यह 1925 माना गया है। तो जब फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तो आप वहां पर देख लीजिएगा, अगर आपके ऑप्शन में 1925 है तो आप जो है कि 1925 मार दीजिएगा। लेकिन अगर 1925 नहीं दिया गया है तो ज़्यादा जो सही आंसर है वह आप ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी यह दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो देखिए, अगर हम बात करें जो चंपारण आंदोलन था यह मुख्यतः जो है कि आपका नगदी फसल के विरोध में था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो नील की खेती होती थी, नील जो होता था वह आपकी नगदी फसल थी, तो इसलिए इसको जो है कि नगदी फसल के विरोध के रूप में यह आंदोलन था। तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो है कि चंपारण आंदोलन हुआ था, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 1916 ईस्वी में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, और वहाँ पर जो है कि शुक्ल जी पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है कि गांधी जी से वह मिलते हैं और उनको बताते हैं कि जो बिहार के चंपारण में वहाँ पर नील की खेती होती है और अंग्रेज जो है कि ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते हैं। वहाँ पर तिनकठिया प्रणाली लागू है। तिनकठिया प्रणाली क्या होती है दोस्तों कि जैसे 1 बीघा खेत होता था, 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है? 20 बिस्वा होता था। तो उसमें जो है कि जो भी किसान 1 बीघा खेती करता था तो उसको 3 बिस्वा पर जो है वह नील की खेती करनी होती थी। तो यही तिनकठिया प्रणाली था। तो वहाँ पर जब शुक्ल जी पहुँचते हैं और गांधी जी से मिलते हैं तो उनको यह बताते हैं, तो गांधी जी वादा करते हैं चलिए हम आएंगे वहाँ पर
और गांधी जी जो है कि अप्रैल 1917 ईस्वी में वहां पर पहुंच करके पहला सत्याग्रह वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था। तो चंपारण के नील आंदोलन से जो है वहां से जो है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। और यह प्रश्न 2 से 3 बार बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां पर किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, गांधी जी वहां पर सत्याग्रह करते हैं और वहां पर किसानों को जो है तिनकठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। और उसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं, तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद जाते हैं। वहां पर जो आपका मजदूर मिल हड़ताल कर रहे थे उसको वह खत्म करते हैं, वहां पर मजदूरों की तरफ से भूख हड़ताल वगैरह करते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो की गई थी यह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वह आचार्य नरेंद्र देव द्वारा और जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो वह जो किए थे जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो यह किसने कहा था, तो देखिए यह जो आपका कथन है ये स्पेशली जो है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी जो थे वह लुई फिशर को जो है कि इंटरव्यू दिए थे और उसमें ही उन्होंने यह कहा था कि जब तक जो है कि तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ पर है तब तक जो है कि हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें गांधी जी आपका नहीं दिया गया है। तो इसलिए ई वाले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया, फिलहाल अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी द ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो काकोरी द ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें जो है कि किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को जो है कि उसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके अलावा उनके साथ में रोशन लाल भी थे जिनको फांसी हुई थी, और साथ में राजेंद्र लाहिड़ी भी थे जिनको कि फांसी की सजा हुई थी। और इसी में जो है कि काकोरी द ट्रेन एक्शन में ही जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, लेकिन जो है कि वह फरार हो गए थे, वह नहीं पकड़ में आते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों पूछा जाता है कि यह जो लोग थे वह किस संस्था से संबंधित थे। तो यह लोग जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे, जिसकी की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। और सचिंद्र नाथ सान्याल और जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने इसकी मिलकर स्थापना की थी। तो इस चीज को भी आप याद रखेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कानपुर में हुई थी। और किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने और जो है कि चंद्रशेखर आजाद ने मिल करके 1924 ईस्वी में किया था। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो पूछा वही प्रश्न आपका है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह इसका जो है कि हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था जब काकोरी कांड के बाद जो है
पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसका अस्तित्व जो है कि कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे उनमें ज़्यादातर लोगों को फांसी हो गई थी और जो लोग बचे भी थे वह लोग फरार चल रहे थे। तो इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की धीरे धीरे समाप्ति हो रही थी। किंतु बाद में क्या होता है कि विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और भगत सिंह जो है और भगवती चरण वोहरा थे, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद ने जो है कि इसको पुनर्गठित किया और पुनर्गठित करके इसका नाम उन्होंने बदल दिया। और इसका नाम बदल करके उन्होंने क्या रखा, तो इसका नाम बदल के उन्होंने रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी। तो इसको आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी इसको रखा था ना, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो यह लाइन किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो इसको जो लिखने वाले थे वह आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो इनको आप याद रखिएगा। यह तो आपको लाइन बहुत दिनों से याद होगी, क्योंकि जब आप लोग छोटे छोटे थे तो यह लाइन अक्सर लोगों के मुंह से कहते हुए सुनते थे। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके जाइए और टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर जो है कि आपको PDF मिलेगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही में जो है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है तो वहाँ पर शेयर भी किया जाता है। तो इसलिए आप वहाँ पर जरूर जाइए और फॉलो भी करिए। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो देने वाले थे वो भगत सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह जी ने जो है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था, तो इसको लिखने वाले जो थे वह हसरत मोहानी थे। जी हाँ दोस्तों, हसरत मोहानी ने इस नारे को लिखा था, लेकिन इसको प्रसिद्ध करने वाले जो थे वह भगत सिंह जी थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो देखिए अगर हम बात करें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो यह आपकी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो देखिए अगर हम बात करें कि सरकार के विरोध में जब असेंबली में भगत सिंह वहां पर बम फेंक रहे थे तो उस समय उनकी जो उम्र थी वह आपकी थी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा उनकी उम्र थी। और जो है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है कि विधानसभा में बम फेंका था। और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय जो है कि उनकी उम्र जो थी वह करीब 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था यह 1907 ईस्वी में हुआ था और सितंबर महीने में हुआ था। तो इस तरह से आप जोड़ भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अनुशीलन समिति क्या थी। तो देखिए अगर हम बात करें अनुशीलन समिति की तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था। जी हाँ दोस्तों, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो देखिए अगर हम बात करें पटना की जो अनुशीलन समिति बनी थी 1913 ईस्वी में, तो इसकी जो स्थापना किए थे वह आपके कौन किए थे, तो वह सचिंद्र नाथ सान्याल जी किए थे। जी हाँ दोस्तों, सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है वह पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न
प्रश्न की बात करें तो वह है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो देखिए अगर हम बात करें 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी वह किसने किया था, तो यह किया था सचिंद्रनाथ सान्याल ने। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको बताया कि पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही किया था, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो वही प्रश्न देखिए आपका फिर आ गया कि पटना में अनुशीलन समिति, तो इसका भी जो है कि सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न हमने इसलिए रिपीट किया है क्योंकि यह अलग अलग साल में पूछे गए हैं। यह देखिए जो यह आपका प्रश्न है यह 2022 में पूछा गया था। इसके पहले जो 16वां प्रश्न हमने आपको अनुशीलन समिति का सेम क्वेश्चन कराया यह 2023 में आपका पूछा गया था। उसके पहले जो कराया वह 2022 में पूछा गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यह जो है कि जो आपका क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी जो आपका बिहार से रिलेटेड है उसको तो आप जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि वो उससे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे आपके स्वामी सहजानंद हो गए, उसके अलावा आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, उसके अलावा मजरूल हक हो गए, तो इन लोगों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुंवर सिंह जी हो गए, तो इन लोगों से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और हमने ज़्यादातर प्रश्नों को देखा है कि जो बीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं वह आपका बिहार को केंद्रित करके ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो आपके बिहार के नेता हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वह है चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी यह किसने बनाई थी, तो यह जो बनाने वाले थे वह आपके सूर्यसेन थे। जी हाँ दोस्तों, सूर्यसेन ने यह योजना बनाई थी, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें चटगांव शस्त्रागार धावे से जो है कि कौन संबंधित है, तो यह जो संबंधित आपके है वह है सूर्यसेन। जी हाँ दोस्तों, सूर्यसेन जो है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए अगर हम बात करें निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है इसको आपके करने वाले अरविंद घोष थे। जी हाँ दोस्तों, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और जो है कि इसको जो है कि उन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी क्या है। अगला प्रश्न आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह आपका हुई थी 1913 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को जो है सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में, जो कि आपका यूएसए में पड़ता है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। और इस संस्था ने ही गदर नामक एक अखबार निकाला था जिसे जो है कि इस संस्था का नाम जो है कि गदर पार्टी पड़ गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। इससे संबंधित जो है कि लाला हरदयाल ने जो है कि इस संस्था के मनीषी और पथ प्रदर्शक थे, तो इनको याद रखिएगा। इस इम्पॉर्टेंट है कि सोहन सिंह भाखना को याद रखिएगा जो कि आपका गदर पार्टी से संबंधित है। इसके अलावा आपके जो लाला हरदयाल हैं यह भी आपके गदर पार्टी से संबंधित है, तो इन दोनों नेताओं के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अभी आपको बताया था कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था। तो देखिए अगर हम बात करें गदर क्रांति छेड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह आपका था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महायुद्ध जो शुरू हुआ था उसी के समय जो है कि गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था।
तो अभी हमने आपको पहले ही कराया था कि जब चंपारण नील आंदोलन हुआ तो उसमें शुक्ल जी गए थे। कौन थे? आपके राजकुमार शुक्ल ने जो है वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को यह बताया था और वहां पर यह प्रस्तुत किया था बिहार में जो नील उग रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो वह जो आपका आंदोलन था वह आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कि किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा क्योंकि यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, जितने भी पार्ट हमने जो है किसके करवाए हैं, अभी 15-16 पार्ट करवाए हैं, अगर आप सभी को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बस हो सकता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, लेकिन प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। तो इसलिए आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाइए और रोज जो है कि वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर किया करिए और सभी वीडियोस को देख जाइए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।